अगर हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप होते जो कि एस्ट्रोनॉमिकल नहीं हो, तो हम क्या बोलते थे, उन तरह के टेलीस्कोप के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते थे आईपीस की हेल्प से, जैसे 1+d/fe, और मैग्निफिकेशन या निकाल लेते थे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 से छोटा आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफी बड़ा होता है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए मैग्निफिकेशन। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो एस्ट्रोनॉमिकल के लिए भी हम निकाल सकते हैं, हम और जो एस्ट्रोनॉमिकल नहीं होता उसके लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक कि आज का पूरा हो गया। ठीक है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक हमारा होगा, उस टॉपिक का नाम है, नया चैप्टर ही एक्चुअली, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम होगा, वेव ऑप्टिक्स। देखो वेव ऑप्टिक्स पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ये इस पे शुरू का आज जो है ना, मैं तुम्हें खाली इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी कैसे शुरू होती है, कहाँ से क्या होता है। हालांकि ये सब कहानी हमारे एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आती है, ठीक है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, खाली भाषणबाजी इस पर कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें मैं कुछ ज्यादा कोई लिखाऊंगा नहीं तुम लोग को। ठीक है, खाली सुन लो बस, और दिमाग में रखना इन सब बातों को। देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो वेव जो कहानी जो शुरू होती है ना, देखो ये कहानी पूरी की पूरी शुरू होती है न्यूटन के टाइम से। ठीक है, और लाइट के बारे, लाइट एक फैसिनेटिंग थिंग थी। तो न्यूटन ने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, ठीक है, लाइट को लेकर के। उसकी जो थ्योरी थी, उसको उस थ्योरी का नाम दिया गया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, उसने ऐसा बोला था कि जो लाइट होती है ना, वो कॉर्पसल से बनी होती है। कॉर्पसल्स मतलब होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, जब पार्टिकल से बने होते हैं, तो वो बोला कि लाइट एक ऐसे पार्टिकल से बनी होती है जो बिल्कुल से इलास्टिक होती है। जैसे हमारी कैसे एकदम लाइक अ पिंग पोंग बॉल होती है ना, ठीक है, एकदम काफी इलास्टिक होती है वो। ठीक है, एकदम वैसी होती है। ठीक है, और वो उससे भी ज्यादा इलास्टिक होती है। पिंग बॉल में थोड़ी इलास्टिसिटी कम होगी उसकी, क्योंकि जितनी हाइट से फेंकेंगे उस हाइट तक नहीं पहुंच पाती। तो लेकिन ये जो लाइट के कॉर्पसल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल से इलास्टिक होते हैं। ठीक है, जिस रफ्तार से किसी बॉडी सरफेस पे गिरेंगे, उसी रफ्तार से लौट करके वो आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है। ठीक है, इलास्टिक मतलब जिस स्पीड से गिरे उसी स्पीड से लौट करके आ जाएंगे। और रिजिड होते हैं, बिल्कुल दबते नहीं है। ठीक है, और मासलेस होते हैं। ठीक है, इनके पास किसी भी तरह का कोई मास नहीं होता। ठीक है, तो ये बोला गया, उसने बोला। ठीक है, और ये जो लाइट के कॉर्पसल्स होते हैं ना, ये हमेशा कैसे ट्रेवल करते हैं, ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेंगे ये स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है ना, ठीक है, पार्टिकल्स की, वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद बोला गया कि ये चीज जो थी ना, अब पार्टिकल है, तो पार्टिकल जैसे मतलब उसने क्या, न्यूटन ने क्या इमेजिन किया कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये बॉल की तरह। ठीक है, जिनका और वो थ्योरी मान करके, कॉर्पस्कुलर थ्योरी को मान करके, जो अलग अलग जो लाइट के फिनोमिना से उसको एक्सप्लेन किया गया। और याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी थ्योरी है, और हमारे नेचर में होने वाले जो फिनोमिनाज है, अगर हम उस नेचर के फिनोमिनाज को उस थ्योरी से अगर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो थ्योरी को सही मानी जाती थी। तो उस समय जो फिनोमिना देखा गया था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो एक्सप्लेन कर दिया गया। भाई बॉल भी तो स्ट्रेट लाइन में जाती है, लाइट के पास पार्टिकल्स है, वो भी जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। अच्छा था। रिफ्लेक्शन, बोला गया लाइट के पास पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे कि मान लो कैरम का स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइक करता है, लौट करके आ जाता है। लाइट के साथ भी सेम कहानी होती है, जाती है, स्ट्राइक करके आ जाती है। देखो पार्टिकल लाइट के पास है, पार्टिकल कैरम है, देखो प्रॉपर्टी मैच हो रही है। बोला कि ये बात भी सही है, थ्योरी को मान लिया गया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, तो बोला गया कि देखो जैसे कि मान लो, बोला गया कि मान लो कहीं पे अगर कोई लाइट जा रही है, ठीक है, तो जैसे मान लो लाइट के पार्टिकल जाएंगे किसी मीडियम में। ठीक है, तो मीडियम क्या करेगा, जो जैसे वाटर है, तो वाटर क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ये पढ़ के आगे पढ़ा था क्लास 10 में। एडहेसिव फोर्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू द एयर पार्टिकल्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स वाटर का ज्यादा होता है ना। तो हम मान लो जैसे लाइट के पार्टिकल्स गए, तो लाइट वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे वो जाएंगे ना, उस पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जो पार्टिकल सीधा जा रहा है ऐसे वेलोसिटी से, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, फोर्स ऐसा लगा, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, वो टर्न होकर के किधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा।
और ये पार्टिकल्स ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। और हमने बोला कि जो लाइट होती है वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। बोला कि नॉर्मली वो फोर्स लगती होगी तो खींच करके जो वेलोसिटी इधर थी उसको इधर कर दिया। बोला रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना था ये भी एक्सप्लेन हो गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, ठीक है। तो भाई ये बोल दिया गया कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है बिल्कुल सही थ्योरी है, क्योंकि हम नेचर में जो भी कुछ देखते हैं सब कुछ इससे एक्सप्लेन हो पाता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, समय आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ फिनोमिनाज होने लग गए, ठीक है। देखा गया, बहुत ध्यान से देखा गया, बोला गया कि नहीं लाइट भी बेंड करती है, ठीक है। और तुम आगे जाकर के देखोगे भी कि जो लाइट होती है ना वो कुछ डिस्टेंस तक की, लगभग मैं बताता हूँ, लाइट जो होती है लगभग 18 से 20 मीटर तक की स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद लाइट जो होती है ना वो थोड़ा सा फैलने लगती है, ठीक है, पाथ से डिवेट करती है। और अगर कहीं पे मान लो कहीं भी छोटा सा अगर ऑब्स्टेकल अगर आ जाता है ना तो लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है। उसके लिए वो फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही हाई टेक्निक चाहिए था, ठीक है, जो कि न्यूटन के टाइम पे नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में जब देखा गया ऐसे टेक्निकों की लाइट मुड़ती है, ठीक है, फिर कुछ फिनोमेना देखे गए थे इंटरफेरेंस के, ठीक है, कुछ फिनोमेना देखे गए थे डिफ्रैक्शन के, ठीक है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना मतलब क्या होता है, दो लाइट का सोर्स लिया गया, एक जगह लाइट देखा गया ज्यादा आ रही थी, एक जगह लाइट कम हो जाती है। साउंड में कैसे पड़ा था इंटरफेरेंस, ठीक है, दो साउंड को सोर्स थे, साइलेंट जोन पड़ा था, ठीक है, ऐसे था, मतलब कुछ फिनोमेनाज होते हैं वो, ठीक है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, ये कुछ फिनोमेनाज थे जो कि लाइट के बारे में, जिसके बारे में हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूव नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, न्यूटन की थ्योरी वो कुछ चीजें तो एक्सप्लेन हो पा रही थी, कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी। और थ्योरी हमेशा उसी को परफेक्ट मानी जाती है जिससे कि हम सारे के सारे चीजों को साबित कर सके। जैसे आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर हमारे पास मान लो कि अगर मैंने कोई थ्योरी निकाली है और अगर वो 1000 एक्सपेरिमेंट को सही साबित कर पा रही है और अगर एक एक्सपेरिमेंट को वो सही साबित नहीं कर पा रही है, उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो जो मेरी थ्योरी वो गलत है, ठीक है। भले 1 लाख को कर दे लेकिन अगर एक को नहीं कर पाए ना तो वो थ्योरी को गलत माना जाता है, या नहीं तो उस थ्योरी को मॉडिफाई किया जाता है, नहीं भाई ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे होगी, इसको सही किया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या हुआ कि ये 3 फिनोमेना थे, इंटरफेरेंस के, डिफ्रैक्शन के और पोलराइजेशन के, ठीक है, जो लेट में डिस्कवर हुए थे, जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आया एक नया साइंटिस्ट, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था हाइजेंस, ठीक है। हाइजेंस ने एक वेव थ्योरी दे के रखी थी पहले ही, ठीक है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से पहले हाइजेंस ने एक वेव थ्योरी दे दी थी, ठीक है। लेकिन उसकी वेव थ्योरी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वो एक्चुअली बता न्यूटन का कॉन्टेम्परेरी था। न्यूटन मतलब कि न्यूटन के लगभग 40-50 साल के बाद वो था, ऐसे ही कुछ उसका भी इरा था, ठीक है। न्यूटन और उसके इरा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन चूंकि न्यूटन एक उस समय न्यूटन का नाम बहुत बड़ा था, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आज के भी टाइम अगर तुम जाओ, ठीक है, तुम कोई भी दुकान पर जाते हो, ठीक है, तुमको बोल देगा कि तुमको मान लो कोई सामान लेना है, तुमको कोई टीवी लेनी है, ठीक है। अब तुम जाकर के बोलोगे कि सोनी की टीवी है, ठीक है। अब सोनी की टीवी तो बोलोगे कितने की, बोलेगा 1 लाख रुपए की। बोला देखिए अभी ये नया माल आया है, ठीक है, नई कंपनी का टीवी है, इसका दाम खाली 45,000 रुपया है, तो आप ये ले लीजिए, ये सोनी से भी अच्छी चलेगी। जाहिर सी बात है, तुम लाख रुपए सोनी की टीवी के लिए खर्च कर दोगे अगर तुम अफोर्ड करते हो, लेकिन तुम वो 45,000 की टीवी नहीं लोगे, तुमको कितनी भी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि वो ब्रांड उतना पॉपुलर नहीं है। इन द सेम वे न्यूटन वाज अ मोर पॉपुलर ब्रांड, ठीक है, उस समय के टाइम पे। तो उस हाइजेंस की थ्योरी को डंप कर दिया गया था, उसकी थ्योरी को नहीं एक्सेप्ट किया गया था। तो चलो भाई वेव थ्योरी को रख दिया गया साइड में। अब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे नाम है, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ना, ठीक है, वो है थॉमस यंग का, ठीक है। थॉमस यंग का हम लोग जो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो था। एक गैब्रिएल्डी था, ठीक है। तो ये लोग कुछ साइंटिस्ट थे जो कि जो डिफ्रैक्शन किया था, ठीक है, लेकिन ज्यादा फेमस था यंग्स। तो यंग्स ने जब देखा ना कि इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब लाइट को हमने भेजा दो सोर्स से, दो होल किया, वहां से लाइट को भेजा, तो क्या होता है, जैसे मान लो दो ट्यूबलाइट जलती है रूम में, तो तुम ट्यूबलाइट जलती रूम में क्या देखते हो भाई, तुम देखोगे कि दीवार पे जहाँ पे कम रोशनी थी, दो ट्यूबलाइट जला दी है, रोशनी ज्यादा हो गई, यही देखते हो ट्यूबलाइट जलाने से। लेकिन एक्चुअली यंग्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो वो ट्यूबलाइट नहीं लेकर के ना दो होल लिया था,
दो होल से जब लाइट पास करवाए ना दीवार के ऊपर, तो देखता कि कहीं पे लाइट एकदम ब्राइट हो गई, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई, ठीक है, मतलब 2 ट्यूबलाइट का जितना इफेक्ट होता है ना दीवार पे, ठीक, उससे भी ज्यादा ब्राइट, ठीक है। अगर हमने 2 होल से पास करवाया, एक ही ट्यूबलाइट की लाइट को 2 होल से पास करवाया, 2 होल से लाइट एक जगह बहुत ब्राइट, एक जगह बिल्कुल डार्क, फिर एक जगह बहुत ब्राइट, फिर एक जगह बिल्कुल डार्क। समझ नहीं आ रहा था कि ये भाई ऐसा डार्क ब्राइट क्यों हो रहा है? तो उसने फिर स्टडी की थी हाइजेंस की थ्योरी को, ठीक है, और उसने हाइजेंस की थ्योरी को यूज करके बोला कि यार ये थ्योरी तो जिसको रख दिया गया था साइड में, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं माना जाता था, ये थ्योरी तो बेकार मानी जा रही थी, ये थ्योरी तो मेरे काम की है। उसने उस थ्योरी को पकड़ा और एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ तक कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थे, वो भी हाइजेंस की थ्योरी से प्रूव हो रहे थे। मतलब जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से प्रूव हो रहा था, वो हाइजेंस की थ्योरी से भी प्रूव हो रहा था। और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो कि न्यूटन की थ्योरी से प्रूव नहीं हो पा रहे थे, वो हाइजेंस की थ्योरी से हो रहे थे। मतलब हाइजेंस की थ्योरी अपने आप में कंप्लीट थ्योरी हो, ठीक है। बोला गया वाह हमको अच्छी थ्योरी मिल गई है, ये बोला गया अब से न्यूटन की थ्योरी को रख दिया जाए साइड में। लाइट जो होती है कॉर्पस्कल्स नहीं होती, कॉर्पस्कल्स मतलब पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट क्या होती है, वेव होती है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटी इस सब में पढ़ाई होने लग गई हाइजेंस की थ्योरी, ठीक है। अब बहुत अच्छा, अब हाइजेंस ने जब एक्चुअली ये जब थ्योरी दी थी ना, ठीक है, तो उसने उसकी भी थ्योरी में कुछ डिफेक्ट थे, ऐसा नहीं था कि हाइजेंस की थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट थी। न्यूटन्स की थ्योरी में तो डिफेक्ट थे ही, ठीक है। हाइजेंस ने बोला था वेव नेचर होता है। अच्छा, हाइजेंस ने बोला कि अगर वेव नेचर होता है, तो हाइजेंस ने एक बात और क्या बोली थी, हाइजेंस ने बोला था कि लाइट का जो नेचर होता है वो मैकेनिकल होता है, ठीक है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, जैसे कि साउंड ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो हाइजेंस ने बोला था कि लाइट का वेव नेचर होता है। वेव नेचर को मान करके हमने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया था, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी प्रूव हो रहे थे। फिर बोला कि अब बोला क्या वेव है, तो फिर वेव ट्रेवल कैसे करेगी, तो बोला कि हाँ लाइट एक मैकेनिकल वेव होती है, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो बोला गया कि अच्छा तो बताओ सूरज से लेकर धरती के बीच पे क्या है, वहां सूरज से धरती के से अर्थ पे लाइट कैसी आती है, तो बोला कि वो जो लाइट आती है ना, वहां पे एक मीडियम है फैला हुआ अर्थ और सन के बीच में, उसको मीडियम को नाम दिया, बोला ईथर का, ठीक है। बोला ऐसा मीडियम होना चाहिए, ठीक है, इसका कोई सबूत नहीं था। बोला होना चाहिए क्या, ईथर। बोला अब उसने अंदाजा लगाया हाइजेंस ने कि ये जो ईथर होता है ना, ये ईथर की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। बहुत इलास्टिक मीडियम होता है, ठीक है। इलास्टिक जैसे तुमने पढ़ के रखा था क्लास 10th में 11th में, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज वेरी हाई। याद रखना किसी भी वेलोसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है E/ρ होता है। अब अगर बोला गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ द ये ईथर इज वेरी हाई और डेंसिटी इज वेरी लो, तो अगर ये हाई होगा, ई हाई होगा और रो लो होगा, तो वी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, वी विल बी वेरी हाई। और हमको पता है कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसी बात से कंक्लूड किया गया था कि जो ईथर होता है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, और ईथर की डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। ऐसा ईथर के बारे में अंदाजा लगाया गया था, बट ऐसा बाद में काफी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कोई भी ईथर की डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, हालांकि बाद में क्या हुआ था, ये जो बात थी ना, क्या कहते हैं, हाइजेंस की जो बात थी, वेव थ्योरी तो भाई सही मानी गई थी, लेकिन ये वाली जो थ्योरी थी हाइजेंस की कि लाइट जो होती है मैकेनिकल वेव होती है, ये गलत साबित हो गई, ठीक है। बोला गया था लाइट जो होती है मैकेनिकल वेव नहीं होती है, और आज हम सबको ही पढ़ते हैं कि लाइट कैसी वेव होती है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जिसको किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो थ्योरी ईथर वाली थ्योरी गलत हो गई थी उसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी थ्योरी से जो था ना, हाइजेंस की थ्योरी से क्या क्या बातें साबित हुई थी, रिफ्लेक्शन साबित हुआ, रिफ्रैक्शन साबित हुआ, डिफ्रैक्शन साबित हुआ, इंटरफेरेंस साबित हुआ। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक फिनोमेना होता है, ठीक है, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो था, वो हाइजेंस की थ्योरी से साबित नहीं हो हाइजेंस की थ्योरी से साबित नहीं हो पाएगी, बिकॉज पोलराइजेशन जो होता है ना, वो आता है इन द कैटेगरी ऑफ दैट लाइट का जो नेचर होता है ना, वो नॉन मैकेनिकल होता है, तो वो नॉन मैकेनिकल नेचर से प्रूव होती है लाइट का पोलराइजेशन नेचर, ठीक है।
तो चलो भाई, जो भी कोई भी डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होता है, तो पहले बहुत सारी गलतियां होती ही होती है। न्यूटन की थ्योरी में गलतियां थी, उससे बेटर थ्योरी आई हाइडेंस की थ्योरी, उसमें भी डिफेक्ट था, क्योंकि उसने बोल दिया था वेव तो होता है लेकिन वो मैकेनिकल होता है। फिर उसको भी सही किया गया और बोला गया कि पोलराइजेशन फिनोमिना को भी हमने सही से एक्सप्लेन कर पाया जब हमने हाइडेंस की थ्योरी को थोड़ा सा करेक्ट किया। अब क्या हुआ, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी अब ये वेव थ्योरी के बाद क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल गया था, सब कुछ डिस्कवर हो गया था। अब उसके बाद आती है बात इसकी आइंस्टाइन के टाइम की, ठीक है, 1905। 1905 में ये बताया, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि जो लाइट जो होती है ना, उसमें कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेगा, ठीक है। तो कितने फिनोमेना थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, फिर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन, फिर कौन सा फिनोमेना देखा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो देखा गया था ना लाइट के बारे में, उसको आइंस्टाइन ने कोशिश की थी वेव से एक्सप्लेन करने, नहीं कर पाया, ठीक है। वापस से पार्टिकल से देखा गया तो बोला गया कि एक्सप्लेन हो रहा था। अब फिर कंफ्यूजन, अरे पहले पार्टिकल बोला था न्यूटन ने, वेव बोला हाइजेंस ने, अब फिर से आइंस्टाइन बोला पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात साबित हुई थी कि जो एक एक्सेप्टेड थ्योरी ली गई थी, जिसके तुम चैप्टर पढ़ोगे, इस वेव थ्योरी के बाद जो चैप्टर पढ़ोगे, उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर, ठीक है। मतलब जो लाइट होती है उसके पास डुअल नेचर होता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। कहते हैं कि जब लाइट ट्रेवल करती है ना किसी भी मीडियम में, तो वो वेव की तरह ट्रेवल करती है, लेकिन जब लाइट जाके किसी भी चीज को जाके स्ट्राइक करती है, तो वो पार्टिकल के जैसे स्ट्राइक करती है। तो ये मत सोचना कि वेव पार्टिकल नेचर गलत है या वेव नेचर गलत है। लाइट जैसे किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स होते हैं, वैसे लाइट के भी दो पहलू होते हैं। इसके पास वेव नेचर भी होता है और इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। और ये जितनी भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे ना, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ेंगे पूरा हिस्टोरिकली पढ़ रहे हैं। जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा ना लाइट का, जो रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, दैट वाज एक्चुअली द पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे ना वेव, वो वेव थ्योरी होगी हिस्टोरिकली, ठीक है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो मॉडर्न फिजिक्स होगा, जिसमें कि डुअल नेचर पढ़ेंगे, कि लाइट के हम लोग दोनों पहलू को पढ़ेंगे कि वो कैसे दोनों बिहेवियर को एग्जिबिट करती है, ठीक है। तो आज के लिए काफी इतना, ये हमने पूरा इंट्रो ले लिया है। कल से हम लोग इसकी प्रॉपर थ्योरी पे आएंगे, ठीक है, हाइजेंस के जो मेन चीजें, जो वेव फ्रंट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का इंट्रो काफी था, ठीक है। हम लोग अब कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय।